नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 21 अक्टूबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद कर सकती है। तो आइए सर्वप्रथम आज के सत्र के विषय की जानकारी लेते हैं। तो आज पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रूपरेखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में खासकर साइबर सुरक्षा पर इस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। दूसरा है कोप 26, जिसमें पेरिस जलवायु समझौता क्या है, अनुच्छेद 6 क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। अगला है जीएम खाद्य पदार्थ, यह लगातार समाचार पत्र में बना हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि जीएम फसलें होती क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं, नुकसान क्या है। भारत के किसानों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने चावल जो निर्यात किया है वह जीएम संदूषित है, वह गैर जीएम नहीं है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक होगा भारत तालिबान, यानी भारतीय टीम तालिबान के डिप्टी पीएम से मुलाकात की है। तो यह अगस्त के बाद से पहली ऐसी मुलाकात होगी। तो क्या भारत कुछ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के चलते, यानी भारत तालिबान के बीच कुछ नज़दीकी क्या आ सकती है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आइए इस सत्र के पहले विषय की चर्चा करते हैं, जो कि पेज नंबर 6 पर जीएस के थर्ड पेपर, इसे सिक्योरिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं, सुरक्षा के अंतर्गत। तो द आउटलाइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, तो यहाँ पर जो संदर्भ है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रूपरेखा। एक बार जब साइबर प्रौद्योगिकी किसी राष्ट्र की रक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण चर बन जाता है, यानी साइबर टेक्नोलॉजी अगर राष्ट्र की रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, तब ऐसे में भूमि का आकार, यानी किसी भी देश, कितना भी विशालकाय देश हो, कितनी भी बड़ी उसकी जीडीपी हो, वह सब अप्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई छोटा भी देश विश्व के बड़े देश को अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत यहाँ के आज के संपादकीय में जैसे उसमें दिया है कि एक तुल्य कारक के रूप में, तो हथियारों में नवाचार, प्रौद्योगिकी युग में पत्थरों से धनुष तीर, यानी अगर हम बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रागैतिहासिक अगर काल में हम चलते हैं तो उसमें मानव क्या करता था, हाथों से पत्थरों को तोड़कर तीर, धनुष, यह सब बनाया करता था। फिर 19वीं शताब्दी में तोप और बंदूक बनाए गए, यानी अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वह जो है बंदूकों का प्रयोग करने लगा, तोपों का। तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि विकास का क्रम है। फिर 20वीं शताब्दी में हवाई जहाज आ गया, परमाणु बम के द्वारा हमले होने लगे, जैसे आपने देखा होगा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिसाइलों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से फिर 21वीं सदी में, चूंकि दुनिया बहुत तेजी से विकास कर रही है, आज ये इंटरनेट युग है, तो दुनिया साइबर हथियारों में भी आधारित युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो इसमें उन्नत हथियार प्रणालियों को, यह कह सकते हैं जो भी टेक्नोलॉजी पहले विकसित की थी वो गतिहीन हो जाएगा अगर साइबर अपराध अपने आप में चरम पर अगर आ गया। तो इस तरह से अब साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग या चर बन चुका है। तो हम यही कह सकते हैं कि 21वीं सदी के 2 दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, और इन मूलभूत परिवर्तनों से यही पता चलता है कि किसी भी देश की भौगोलिक, जनसंख्या या जीडीपी यह मायने नहीं रखती है, आकार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह उस देश को नहीं रोक पाएगा जो उसके खिलाफ साइबर युद्ध अगर कर देता है। तो ऐसे में छोटे छोटे द्वीपीय देश भी उपलब्ध होंगे जो साइबर युद्ध में एक बड़े राष्ट्र को तबाह कर सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं श्रीलंका या उत्तरी कोरिया जैसे देश साइबर प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त और जो है कह सकते हैं कि मजबूती से वह उभर सकते हैं, और अमेरिका, चीन जैसे देशों की बराबरी वह कर सकते हैं। इसमें भौगोलिक, भूमि आकार या सकल घरेलू उत्पाद आकार, युद्ध क्षमता या निरोध, इस सब में अप्रासंगिक हो जाएगा। इसके बाद आता है अधिक नवाचार, यानी अब जो है और ज़्यादा और जो है कह सकते हैं इनोवेशन की जरूरत है। यह मूलभूत परिवर्तन पूरी तरह से साइबर प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास में 20वीं सदी के पहले के नवाचारों के कारण है। तो
तो यानी हथियार में जैसे आप ड्रोन है, रोबोट है, सैटेलाइट है, उन्नत जो है कंप्यूटर पहले से ही उपयोग में आ रहे हैं। तो अधिक नवाचारों के आगे जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज की जरूरत बन गया है, चाहे वह ड्रोन तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, नैनो टेक्नोलॉजी। हालांकि इसका प्रयोग हम पहले से करते आ रहे हैं। तो अब जो साइबर युद्ध होगा उसमें हमको मजबूत होने के लिए इन सब चीजों को, इन प्रणालियों को और अधिक, यानी इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हुआ या नैनो टेक्नोलॉजी हुआ या ड्रोन हुआ या सैटेलाइट हुआ या उन्नत कंप्यूटर हुआ, इन सब में और भी अधिक नवाचार की जरूरत है। तो इस तरह से रिमोट से नियंत्रित ड्रोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियार सिस्टम आदि 21वीं सदी में बहुत मायने रखेंगे। अतः इस तरह हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा में न केवल खुले और गुप्त ऑपरेशन शामिल हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी के इन नए हथियारबंद साइबर उपकरणों द्वारा दुश्मन की संपत्ति को ट्रैक करने के लिए जमीनी बलों या वायु शक्ति की अग्रिम पंक्तियों से परे एक दूरस्थ केंद्र से इलेक्ट्रॉनिक संचालन द्वारा विरोधी के उन साइबर युद्ध केंद्रों पर नजर रखने के लिए एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता होगी। चीन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से भारतीयों को शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में मुंबई की बिजली आपूर्ति को कुछ घंटे के लिए बंद करने के लिए साइबर तकनीक का उपयोग करके बैठने और नोटिस लेने के लिए चेतावनी दी है। तो इस तरह से इन सब बातों पर अब हमें ध्यान देना होगा। यानी प्रत्येक राष्ट्र को 21वीं सदी में द्विपक्षीय संघर्षों के लिए अधिक तैयारी करनी होगी, जो कि पारंपरिक युद्ध के बहुपक्षीय कृत्यों के बजाय साइबर युद्ध पर आधारित है। तो इस तरह से इसके 4 आयाम हो सकते हैं। 21वीं सदी में अपने मूल में राष्ट्रीय सुरक्षा 4 आयामों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले कि उद्देश्य को अपने देखना होगा, यानी उद्देश्य 21वीं सदी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि किन संपत्तियों की रक्षा की जाए। हालांकि नोवेल कोरोना वायरस शायद ही आकस्मिक है, इसने विश्व स्तर पर लोगों और दुनिया के सभी देशों में उनकी सरकारों को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी पटरी से उतार दिया है, क्योंकि राष्ट्र इस तरह की महामारी के लिए सबसे अधिक तैयार नहीं थे, यहां तक कि वैचारिक रूप से भी। तो अब तक महामारी के लगभग 2 वर्षों में कई लाख लोग मारे गए हैं। तो इस आयाम को ऐसे वायरस के अटैक पहले कभी नहीं हुआ था। यह उन खतरों का पूर्वावलोकन है। इसके लिए भी हमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और मजबूत करनी होगी और प्राथमिकताएं। तो 21वीं सदी में भविष्य के बारे में अनिश्चितताओं के लिए ऐसे प्रदेशों राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं में नए विभागों की आवश्यकता होगी, जो नवाचार और प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल, समुद्री जल विलवणीकरण, परमाणु प्रौद्योगिकी, थोरियम, कंप्यूटर विरोधी वायरस जैसे नवाचार और नए विभागों की आवश्यकता होगी। नई प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली दवाएं एक नई प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनिवार्य विज्ञान और गणित शिक्षा की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से विश्लेषणात्मक विषयों के अनुप्रयोगों। तो हर नागरिक को नई रिमोट नियंत्रित सैन्य तकनीक से सतर्क रहना होगा और इसके लिए तैयार भी रहना होगा। और रणनीति, स्ट्रेटजी, तो इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए आवश्यक रणनीति यह होगी कि हम अपने दुश्मनों को कई आयामों पर पूर्वानुमानित करें, यानी हर पॉइंट पर उन्हें देखें कि कैसे वह जो है एक्टिवेट हो सकते हैं, कैसे हमारे देश के लिए वह खतरा बन सकते हैं। भारत जैसे कि चीन का साइबर क्षमता कारक जो कि नया खतरा है, इसके लिए उसे एक नई रणनीति भारत को तैयार करनी होगी, क्योंकि हालांकि भारत की तकनीकी जो विकास है पाकिस्तान से अधिक है, लेकिन इधर जो है पाकिस्तान पड़ोस ही जो है बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील है। ऐसे में भारत को अपनी साइबर तकनीक को और मजबूत करना होगा, क्योंकि इधर चीन है और चीन पाकिस्तान में काफ़ी घनिष्ठता है। तो इस तरह से ये अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग पाकिस्तान के माध्यम से भी भारत में कर सकता है, डायरेक्ट ना करके। तो इस तरह से इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। भारत को एक नई रणनीति बनाना होगा। संसाधनों को जुटाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी संसाधनों का जो है रिसोर्सेज,
तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश में आर्थिक घाटे के रूप में मांग है या नहीं। तो इस नई रणनीति का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा, समुद्री रक्षा होगी। यानी भारत के आंतरिक के साथ साथ बाह्य क्षेत्रों में भी भारत को ध्यान देना होगा। अब बढ़ते हैं अगले आलेख की ओर, जो पेज नंबर 6 पे ही संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है। इसको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यह जो है कोप 26 यानी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, यह 26वीं बैठक होगी। तो इसमें जो है हम बात करेंगे कि कोप 26 क्या है, इसमें हम पेरिस जलवायु समझौता क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, उनको जांच करते हुए इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो कोप 26 2021, हालांकि ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है 2021 में यह बैठक हो रही है। तो यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा और 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। और पेरिस समझौता क्या है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक तरह से देखा जाए जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए। तो 2015 में जो है कॉप 21 के दौरान 196 पक्षों की ओर से 12 दिसंबर को इसे पारित किया गया था और 4 नवंबर 2016 को यह समझौता लागू हुआ था। तो इसका लक्ष्य यही है कि औद्योगिक काल के पूर्व स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। इसमें नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए कई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं, या जैसे इसमें भारत भी इसका सदस्य है, अब जो है 197 मेंबर हो गए हैं। 197वां मेंबर सीरिया था। तो राष्ट्रीय जल, इसको NDC के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं में देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कटौती करने के लिए अपनी योजनाओं, जैसे भारत में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, वह कार्रवाई के बारे में जानकारी पेश करेंगी और इन योजनाओं में देश तापमान में बढ़ोतरी होने से होने वाले प्रभावों से निपटने के लिए सहन क्षमता के निर्माण के लिए उपायों की भी जानकारी पेश करेंगे। तो यह NDC क्या है, ये सब शब्दावलियां आगे आएंगी, इसीलिए हमने इनके बारे में शुरू में ही बता दिया है। फिर पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 6 चर्चा में है, देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, देखिए NDC आ गया, कि पूर्ति की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों का उपयोग करने के प्रावधानों का परिचय देता है। तो ग्लासगो में सफलता काफी हद तक सबसे तकनीकी और अत्यधिक विवादास्पद मुद्दों में से एक के निष्कर्ष पर निर्भर करती है। यानी यदि जलवायु वार्ताओं की तुलना कूटनीतिक शतरंज के खिलाड़ी से अगर हम करें, तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को संयुक्त राष्ट्र में पार्टियों के 26वें सम्मेलन में पेरिस समझौता कार्यक्रम, जिसे PAWP के समापन के लिए किया जाएगा। ग्लासगो में कोप 26 की सफलता काफी हद तक कार्बन बाजार चर्चाओं के समापन पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से उच्च स्तरीय बैठक के कई दौर के बावजूद यह PAWP, यानी इसको क्या कहेंगे, पेरिस समझौता कार्यक्रम के सबसे तकनीकी और अत्यधिक विवादास्पद अनसुलझे मुद्दों में से एक है। तो एक संवेदनशील मुद्दा क्या हो सकता है, तो इसमें विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत, चीन, ब्राजील ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र, जिसे CDM कहते हैं, के तहत कार्बन बाजार में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया। भारत ने CDM के तहत 1703 परियोजनाओं पंजीकृत की, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। तो इन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के रूप में जाना जाने वाला कुल कार्बन क्रेडिट 255 मिलियन है, जो देश में US के प्रति $10 CER के रूढ़िवादी मूल्य पर लगभग $2.55 बिलियन के समग्र अनुमानित प्रवाह से मेल खाता है। इसलिए तार्किक रूप से भारत को एक संपन्न
कार्बन बाजार से बहुत कुछ हासिल करना है। हालांकि पेरिस समझौते के अनुसमर्थन के साथ खेल के नियम बदल गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दो शब्दावलियां फिर से आ रही हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। पेरिस के बारे में हमने बताया ही, तो यहाँ पर पेरिस समझौता बनाम क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन दोनों में कुछ है कि दोनों जलवायु परिवर्तन संबंधी, लेकिन कुछ इसमें मूलभूत अंतर हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों में जो आधारभूत अंतर हैं, जहां एक और क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए, यहां पर देखिएगा विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वहीं पेरिस समझौते में देशों विकसित, विकासशील, अल्प विकसित के लिए बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है। इसी तरह से पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी देश स्वयं अपने उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का कोई भी प्रावधान नहीं है। और विकासशील देशों में विशेष रूप से भारत, चीन, ब्राजील ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के तहत कार्बन बाजार से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया है, जैसा कि उपरोक्त लाइन में हमने बताया। तो यह दोनों भी जानते रहिएगा। अब क्या बहस होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जो है विकासशील देशों के लिए नया बाजार तंत्र एनडीसी के तहत शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण से कहीं अधिक है। तो यह जो है अनुच्छेद 6 वार्ता कक्षों में जिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बहस हो रही है, जिस पर बहस होनी चाहिए, वह है सीडीएम संक्रमण, लेखा नियम और अनुकूलन कोष में आय का हिस्सा। तो यह 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यह आवश्यक है जानना आपके लिए। तो सबसे पहले है सीडीएम संक्रमण। तो सीडीएम परियोजनाएं उचित परिश्रम से गुजरी हैं। तो यह यदि सीडीएम के संक्रमण के संदर्भ में या अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 6 तंत्र को पिछले निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और न केवल इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं और क्रेडिट के सुचारू संक्रमण की अनुमति देनी चाहिए, बल्कि यूएनएफसीसीसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में निजी निवेशकों के बीच विश्वास को भी प्रेरित करना चाहिए। हालांकि कुछ देशों ने इन क्रेडिट की पर्यावरणीय अखंडता पर संदेह जताया है और जबकि परियोजनाओं गतिविधियों के संक्रमण के लिए अधिक स्वीकृति है, तो क्रेडिट के संक्रमण के मामले में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यदि सीडीएम के संक्रमण के संबंध में निर्णय अनुकूल नहीं है तो इससे अकेले भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और एक संभावित लैंडिंग जोन यह भी हो सकता है कि पेरिस समझौते के तहत बनने वाली नई पर्यवेक्षी संस्था ऐसे क्रेडिट की वैधता और कठोरता की फिर से जांच कर सकती है। और लेखा नियम अनुच्छेद 6.4 तंत्र का उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक संस्थाओं को सतत विकास के लिए शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि इसका स्वचालित रूप से यह अर्थ नहीं है कि एक मेजबान देश से स्थानांतरित उत्सर्जन कटौती को उसके एनडीसी लक्ष्यों के विरुद्ध समायोजित किया जाए। यह सराहना की जानी चाहिए कि यह कटौती ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निजी क्षेत्र या सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वास्तव में वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाती हैं। और यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.5 के प्रावधान के अनुरूप भी हैं, जिसमें मेजबान देश को अपने एनडीसी के बाहर की परियोजनाओं के लिए समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अनुकूलन कोष में आय का हिस्सा, जिसे एसओपी कहते हैं, विकासशील देशों के लिए अनुकूलन एक आवश्यकता है। हालांकि यह शमन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण की तुलना में गंभीर रूप से कम है, जबकि विकासशील देश इस बात पर जोर देते हैं कि अनुकूलन को निधि देने के एसओपी को समान रूप से अनुच्छेद 6.2 और 6.4 लागू किया जाना चाहिए। विकसित देश उनके आवेदन को अनुच्छेद 6.4 तक सीमित रखना चाहते हैं और यह अनुच्छेद 6.4 तंत्र को हतोत्साहित करेगा और विकसित देशों द्वारा समर्थित अनुच्छेद 6.2 के तहत स्वैच्छिक सहयोग को सहकारी दृष्टिकोण तक सीमित कर देगा। तो एक तरह से कार्बन बाजार विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन जारी रखने की अनुमति देते हैं, जबकि विकासशील देशों को अपने कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाले राजस्व से लाभ होता है। तो इस तरह से आगे का रास्ता यही होगा कि एक विकासशील देश होने के नाते भारत को अपने विकास के इस चरण में
अर्थव्यवस्था व्यापी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 6 पर चर्चा का केंद्र कार्बन और विकासात्मक स्थान का समान बंटवारा है। तो इस तरह से कम कार्बन विकास में उसके संक्रमण को तेज करने में काफी मदद करेगा और सभी देशों के लिए एक जीत का समाधान होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 और 6 पर आया हुआ है। यह जो है यह जीएम फूड से संबंधित है। तो इसमें जो है जीएम खाद्य पदार्थों को लेकर के काफी चर्चा में चल रहा है, इस समय रोज न्यूज में आ रहा है। तो भारत को आयातकों को आश्वस्त करना चाहिए कि उसकी उपज जीएम खाद्य पदार्थों की व्यापार मांगों के अनुरूप है। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य जो सामने जो खबर है कि जून के बाद से भारत से लगभग 500 टन चावल के निर्यात ने कई यूरोपीय देशों में इस आधार पर हंगामा कर दिया है कि यह आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल था। तो जीएम मुक्त चावल, जिसे जैविक चावल के रूप में टैग किया गया है, भारत के उच्च मूल्य वाले निर्यातकों में से एक है, जिसका सालाना मूल्य 63,000 करोड़ से अधिक है। तो भारत जीएम चावल की व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं देता है। अनुसंधान समूह परीक्षण भूखंडों में ऐसे चावल की किस्मों पर परीक्षण कर रहा है। तो इसमें जो यह अनुमति देता है, भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ और IARI के कृषि विशेषज्ञ अन्य चावल विशेषज्ञ मामले की जांच कर रहे हैं। इससे यूरोपीय देश और अमेरिका तक यह बात पहुंच गई है कि भारत जैविक चावल देने की जगह वह जीएम चावल दे रहा है। तो इस तरह से भारतीय किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। इस पर भारत को बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना पॉइंट रखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती क्या हैं। तो वर्तमान में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्राकृतिक बीजों को मॉडिफाई कर नई फसल की प्रजाति तैयार की जाती है। कई बार इन्हें हाइब्रिड फसल भी कहा जाता है और इन्हें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है। इसलिए इन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, उनसे मनचाही पैदावार ली जा सकती है। जैसे कि भारत में अगर प्रायोगिक तौर पर देखा जाए, जो मान्यता प्राप्त है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अप्रूवल जो हुआ है, वह है बीटी कॉटन। याद रखिएगा, कपास। तो बीटी कॉटन जिसे बैसिलस थुरैंसिस कहते हैं, तो कपास, इससे जो है उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ गया है। तो इस तरह से बीटी बैगन पर भी चल रहा है, हालांकि अभी मान्यता नहीं मिली हुई है, सिर्फ कपास को ही मान्यता मिली हुई है। तो जीएम फसलों से लाभ क्या है? तो इससे वैज्ञानिक पद्धति का जो मनचाहा बदलाव अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। इससे जो है सूखा रोधी, यानी आप मानसून की राह आपको नहीं देखना होगा और कीटनाशक तथा फर्टिलाइजर डालने की भी आवश्यकता नहीं होगी और कई गुना अधिक उत्पादन बढ़ जाएगा। और नुकसान क्या होगा? तो इसका नकारात्मक पक्ष क्या है कि इसके बीज फसलों से हासिल नहीं किए जा सकते, यानी देसी किस्मों की तरह ही इन्हें खेत में उगी फसल से नहीं बनाया जा सकता, वरना उन्हें कंपनी से ही खरीदना पड़ता है। तो कंपनियां इन बीजों पर अपना एकाधिकार रखती हैं और महंगे दामों पर बेचती हैं। तो इनका दूसरा नकारात्मक पक्ष यही है कि इनकी वजह से स्थानीय किस्मों के लिए खतरा पैदा हो जाता है और जैव विविधता खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से आगे की राह यही है। हालांकि जो वित्तीय मंत्रालय है उसने इस बात का खंडन किया है कि भारत जीएम फसल खास इसको अनुमति ही नहीं है, तो कैसे वह निर्यात कर सकता है। लेकिन भारत को अपने आयातकों जिनको निर्यात कर रहा है, यानी उन आयातकों को जो है स्वास्थ्य दिलाना पड़ेगा। यूरोप आयात, भारत चूंकि भारतीय किसान क्या है, यूरोप आयात पर निर्भर है, इसलिए केंद्र को आयातकों को आश्वस्त करने के लिए जल्द करना चाहिए भारत की उपज व्यापार की मांगों के अनुरूप है और उन्हें बताना चाहिए कि जीएम या गैर जीएम इससे जो है दोनों में अलग है और भारत जो है जैविक जो चावल निर्यात कर रहा है, ना कि जीएम चावल निर्यात कर रहा है। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 और 8 पे आई हुई है, इंडियन टीम मीट्स तालिबान डिप्टी पीएम। तो यह जो है काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क एक तरह से देखा जाए तो यहीं से ही सटा हुआ है अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो भारतीय टीम ने तालिबान डिप्टी पीएम से मुलाकात की है और यह मास्को में जो है 10 देशों के बयान, मतलब इसमें अफगानिस्तान की नई वास्तविकता को मान्यता दे रहा है। तो अफगानिस्तान मसले पर मास्को प्रारूप में बुलाई गई रूस की मीटिंग में तालिबान और भारत के बीच वार्ता हुई और इसमें अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार में डिप्टी पीएम
अब्दुल सलाम हनफी के नेतृत्व वाली तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो यह जो है प्रतिनिधिमंडल के रूप में भारत ने हिस्सा लिया है और भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो तालिबान की ओर से भारत की पहली औपचारिक बैठक 31 अगस्त को दोहा में हुई थी। हालांकि तालिबान की अंतरिम कैबिनेट ने ऐलान के बाद दोनों के बीच यह मुलाकात थी। अफगानिस्तान के जो है न्यूज से के हवाले से यह हुआ है। तो भारत पहले भी अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मानवीय सहायता देता रहा है। तो इस तरह से फिर से भारत ने जो है इस पर इच्छा जताई है। तो जो मास्को प्रारूप है ये 2017 से जो है अफगानिस्तान के वित्तीय पुनर्निर्माण, आर्थिक धन एकत्र करने के लिए जो है बैठक बुलाई जाती है और यह तीसरी जो है बैठक है मास्को फॉर्मेट की। तो इसमें जो है अमेरिका को भी भेजा गया था, लेकिन अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस बैठक में जो है शामिल देशों ने अफगानिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर भी चिंता जताई और उससे अपनी जमीन को इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं करने के वादे की ओर भी ध्यान दिलाया है। इसके अलावा देश ने अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक और मानवीय स्थिति पर भी चिंता जताई है और इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र से जल्द इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग का प्रस्ताव भी रखा है। इस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था और अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान मसले पर मास्को फॉर्मेट की यह पहली बैठक है। अब यहीं पर थोड़ा सा भारत तालिबान रिश्तों के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान काबिज हो चुका है। तो भारत को अब यह समझना होगा सामरिक दृष्टिकोण से और सुरक्षा दृष्टिकोण दोनों को देखते हुए जल्द से जल्द तालिबान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो भारत तालिबान से बातचीत करने में जितना देर करेगा, चीन और पाकिस्तान तालिबान के उतने ही निकट हो जाएंगे और उसका उतना ही ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो भारत को अगर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से निपटना है तो उसे अफगानिस्तान की धरती पर अपनी मौजूदगी को दिखाना ही होगा। यानी भारत ने आखिरी और पहली बार तालिबान से बातचीत की थी वह है इंडियन एयरलाइंस के विमान को आतंकवादियों ने जब हाईजैक कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे। इसके बाद से भारत ने कभी भी तालिबान से बातचीत नहीं की है, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई। दरअसल 2000 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की एंट्री हुई, उसने तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका और वहां अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार बन गई, जिसके संबंध भारत से बहुत बेहतर रहे। इसलिए भारत ने कभी भी तालिबान से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और जिस तरह से उसने कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसे देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान कितना ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान हमेशा से तालिबान और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की साजिश रचता रहा है। अगर भारत अफगानिस्तान में तालिबान से अपने बेहतर संबंध स्थापित कर लेता है तो आने वाले समय में न तो तालिबान के लड़ाके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करेंगे और ना ही तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने देगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चीन और भारत का संबंध जिस तरह से कुछ वर्षों में खराब हुआ है, उससे देखकर यही साफ कहा जा सकता है कि भारत को उसके हर एक चाल पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि चीन पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हो चुके, अफगानिस्तान के खनिजों पर उसकी पूरी नजर है। तो ऐसे में भारत को भी तालिबान से निश्चित रूप से वार्ता करनी होगी, तालिबान को मान्यता देना भी चाहिए। जब वेनेजुएला जैसे देशों, यमन जैसे देशों को मान्यता दी जा सकती है तो इसे क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक हो सकता है और भारत ने करीब हजारों करोड़ की परियोजनाएं अफगानिस्तान में लगा रखी हैं, तो इससे भारत को लाभ होगा। हालांकि क्या तालिबान पहले जैसा तालिबान अब नहीं रहा, तो यही लगाया जा रहा है कि वर्तमान में तालिबान कई नीतियों में अपने परिवर्तन कर रहा है, पाकिस्तान को भी उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है और वह कह रहा है कि अपनी धरती को वह आतंकवाद के रूप में किसी दूसरे देश को यूज करने नहीं देगा। ऐसे में भारत और तालिबान को नज़दीक आना चाहिए। और लेकिन ऐसे में अब देखिए तालिबान भी कह रहा है कि वहाँ पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे और इस तरह से जो है वह बात
बात कर रहा है, लेकिन भारत में अभी भी दो धड़ों में बटा हुआ है। क्योंकि एक धड़ का कहना है कि तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भारत के सामरिक, सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा। अगर भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देशों से पहले तालिबान को मान्यता दे देता है तो भविष्य में भारत और तालिबान के रिश्ते बेहतर साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान चाहकर भी तालिबान का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान में भारत में फंसे लगभग 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरा धड़ा यह मानने को तैयार नहीं है। भारत को फिलहाल तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानना है दूसरे विचारकों का। तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह एक ऐसे देश को कैसे मान्यता दे सकता है जहां लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, जहां कट्टर मौलवी तय करते हैं, वहां लोगों के अधिकार क्या होंगे, तो खास तौर से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे। लेकिन फिर भी भारत को यहां पर सोचना होगा। इस तरह निष्कर्षता यही कह सकते हैं, इस बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें यही बताया गया कि इसमें शामिल देशों ने अफगानिस्तान के नेतृत्व में पड़ोसी देशों के साथ उदार और मैत्रीपूर्ण नीतियां बनाने का आह्वान किया है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने की बात भी कही है। और यह ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका भी पिछले रास्ते से तालिबान से संपर्क साध रहा है। तो ऐसे में जो है भारत को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें दो प्रश्नों को दिया है। पहला प्रश्न है, भारत से लगभग 500 टन चावल के हालिया निर्यात ने कई यूरोपीय देशों में इस आधार पर हंगामा मचा दिया है कि यह आनुवांशिक रूप से संशोधित है, यानी जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल था। तो इसके प्रभावों की जांच करें और भारत को आयातकों को क्यों आश्वस्त करना चाहिए। इसकी उपज जीएम खाद्य पदार्थों पर व्यापारों के मांगों के अनुरूप है। तो इसको भी वही मैंने 3 भाग में उत्तर को तोड़ लीजिएगा, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्षता। उसमें आपको अपनी बातों को देना है कि हम जैविक टैग चावल को निर्यात कर रहे हैं, न कि जीएम। तो हम गैर जीएम चावल को निर्यात कर रहे हैं और इसको आश्वस्त करना होगा। इन सारी बातों को बताना होगा। थोड़ा सा जीएम फसल के बारे में भी थोड़ा सा बताना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के संबंध में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पेरिस समझौता क्या है और जलवायु परिवर्तन की बैठक जो होने वाली है उसमें अनुच्छेद 6 के महत्व को स्पष्ट रूप से बताना है और भारत के संदर्भ में भी इसकी चर्चा करना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।